ओके, तो हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे। एक्चुअली मैं घर में ना बहुत काम चल रहा है क्योंकि मेरे भाई की शादी है नेक्स्ट वीक में। तो वो इस वजह से ना मेरी क्लासेस भी अभी जो लास्ट क्लास मैंने आपकी छोड़ी थी वो भी इस वजह से क्योंकि उस दिन मेरे भाई का निकाह था, तो मैं कैंपस नहीं आ सकती थी। तो बस नेक्स्ट वीक तक थोड़ा सा है, उसके बाद से ना मतलब कि ये जो इशू इस तरह से आ रहा है ना, डिस्टर्बेंस भी थोड़ी सी होगी आपको, तो वो नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे थे मेमोरी हायरार्की। हमने देख लिया कि मेमोरी
हमने एक्सेस मेथड्स और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब मेमोरी हायरार्की का क्या मतलब होगा कि मेमोरी हायरार्की का क्या मतलब होता है? नॉर्मल अगर आप टर्म यूज करें तो हायरार्की का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सबको या नहीं आ रही? चुप क्यों है सारे? मैं कुछ पूछ रही हूँ कि हायरार्की का क्या मतलब होता है? नॉर्मल अगर आप इंग्लिश में भी बात करें, काम करें, तो हायरार्की का क्या मतलब होता है? हायरार्की होती है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की। हायरार्की क्या होगी? सबसे पहले उसकी टॉप मैनेजमेंट होगी, फिर टॉप मैनेजमेंट से कुछ लेवल नीचे के जो लोग होंगे वो आएंगे, फिर उससे नीचे लेवल वाले आएंगे, फिर जो सबसे नीचे बिल्कुल लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो। तो ये हायरार्की होती है ना कि ये टॉप मैनेजमेंट है, ये फॉर एग्जांपल मिडल में है, ये इस तरह से क्या कहते हैं, लोअर लेवल पे है। ठीक है? तो इसी तरह से मेमोरीज में भी हायरार्की होती है कि सबसे टॉप पे ये वाली मेमोरी है और सबसे एंड पे ये वाली मेमोरी है। तो सबसे टॉप पे हमारे पास कौन सी मेमोरी आती है? मैंने मैंने म्यूट नहीं किया हुआ। मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है। ओ एक मिनट, लेकिन मैंने तो नहीं किया हुआ। एक मिनट, अब करें, अब अनम्यूट हो रहा है? यस मैम, हो गया। पता नहीं कैसे हो गया ये। चलिए खैर, अ, कहाँ पे थे? मेमोरी हायरार्की पे थे हम। तो सबसे जो मेमोरी हमारे पास है हायरार्की में टॉप पे क्या होती है हमारे पास? रजिस्टर्स होते हैं ना। स्मॉलेस्ट साइज से स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स के बाद हमारे पास रैम आती है, रैम के बाद हमारे पास क्या आती है? एक्सटर्नल मेमोरी आती है। रजिस्टर्स क्यों? क्योंकि सीपीयू के अंदर होते हैं। रैम बेसिकली क्या होता है? अच्छा, इसमें यहाँ पे ना एक तो रैम आ जाती है, दूसरा आपके पास क्या आ रहा है? कैश के लेवल्स आ रहे हैं, यानी रैम के बाद कैश को कंसिडर करें, क्योंकि बेसिकली मेन मेमोरी के साथ ही होती है कैश, साथ ही अटैच होती है ना उसके उससे पहले बेसिकली आती है। रजिस्टर्स के बाद कैश आती है, कैश के बाद मेन मेमोरी आती है, फिर आती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, इन मेमोरीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस। हमने देखा था कि परफॉर्मेंस के कुछ पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स को देखते हुए हम ये पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है, या आपकी मेमोरी की, बल्कि सिस्टम की नहीं, आपकी मेमोरी की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एक्सेस टाइम। आगे इसको देखो तो लिखा हुआ है लेटेंसी। लेटेंसी का क्या मतलब है? लेटेंसी का क्या मतलब है? लेटेंसी का मतलब होता है डिले। ठीक है? डिले जितना भी आता है ना, डिले क्या होता है? डिले तो समझ आता है ना आपको कि डिले क्या होता है? यस मैम, बेसिकली हमारे पास एक्सेस टाइम होता है ना कि कितना टाइम लग रहा है हमारे पास, तो वो डिले आ रहा होता है तब तक हम उस चीज तक मीनू से एड्रेस तक एक्सेस करते हैं उसे। तो बेसिकली डिले देखो, किसी भी ऑपरेशन में कोई भी टाइम जो आपका लग रहा होता है ना, वो एक्चुअल टाइम तो एक चीज होती है ना, उसके अलावा भी बहुत सारा टाइम लग रहा होता है। तो वो जो एक तो एक्चुअल टाइम होता है, एक जो वो साथ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होता है ना, उसको हम डिले कहते हैं। कि ये टाइम बेसिकली क्या है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ गया है इस ऑपरेशन में, तो वो हमारे पास लेटेंसी कहते हैं उसको। ठीक है, टेक्निकल टर्म में। उसके बाद हमारे पास अच्छा एक्सेस टाइम होता क्या है कि आपको सेकंड पॉइंट देखें तो समझ आती होगी कि
आपका जो टाइम स्टार्ट कहाँ से होता है, जब आप एड्रेस प्रेजेंट करते हैं, और उसके अलावा एड्रेस प्रेजेंट करने से जब आपको डाटा मिल जाता है, वहां तक का टाइम क्या होता है, आपका एक्सेस टाइम होता है। अभी थोड़ी देर पहले जब पिछली क्लास हमारी हुई थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था ना कि हमारा जो एक्सेस टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक का टाइम होगा। डिस्कस किया था ना हमने। यस मैम। ठीक है, तो वही है, ये यहाँ पे भी वही बात है कि बेसिकली जब सीपीयू उसका जो एड्रेस है वो जनरेट करेगा, वो एड्रेस जाएगा मेमोरी के पास, मेमोरी में जाके वो एड्रेस देखेंगे, वहां से डाटा लेंगे, डाटा जब वापस भेजेंगे तो जैसे ही उसे डाटा मिलेगा तो वो टाइम जो होगा वो उसका एक्सेस टाइम होगा। ठीक है, अब मेमोरी साइकिल टाइम क्या होगा, अब ऊपर देखें तो रैम के लिए एक्सेस टाइम क्या है कि द टाइम इट टेक्स टू परफॉर्म अ रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो होता है एक्सेस टाइम रैम का। ठीक है, मेमोरी साइकिल टाइम में क्या आ जाएगा, ये एक्सेस टाइम प्लस रिकवरी टाइम। वो टाइम एक तो जिसमें एक पूरा ऑपरेशन हुआ वो, और प्लस वो टाइम के जो टाइम इसने लिया कि दोबारा से न्यू ऑपरेशन कर सके, ये बात ध्यान में रखनी है। इंस्ट्रक्शंस तो चल रही होती है ना, काम तो चल रहा होता है साथ साथ। ठीक है, मेमोरी में रीड का ऑपरेशन फॉर एग्जांपल हुआ, उस रीड के ऑपरेशन ने अगर 3 सेकंड लिए हैं, उसके बाद हो सकता है मेमोरी को 1 सेकंड चाहिए हो अपनी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, रिकवरी या कुछ और ऑपरेशन नेक्स्ट एक्सेस के लिए, ताकि वो रेडी हो सके। अगर आपने राइट किया है, राइट कर दिया ना मेमोरी में, अब मेमोरी को तो पता है ना कि राइट हो गया है, तो हो सकता है कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए उस राइट को एक्सेप्ट करने में, तो वो टाइम आ जाएगा उसकी रिकवरी में। तो वो टाइम जो साइकिल का टाइम, एक तो वो एक्सेस टाइम होगा, प्लस वो जो रिकवरी वाला टाइम जो एडिशनल टाइम आ रहा है वो प्लस हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मेमोरी का साइकिल टाइम आएगा। अगर आप पहला पॉइंट पढ़ो ना, तो एक तो साइकिल टाइम प्लस एनी एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड बिफोर अ सेकंड एक्सेस कैन कमेंस, कि आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाली है, नेक्स्ट जो भी काम होने वाला है, मेमोरी को नेक्स्ट किसी भी चीज के लिए एक्सेस करना है, तो उससे पहले वाला जो टाइम लगेगा वो इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास मेमोरी साइकिल टाइम बन जाएगा। दिस एडिशनल टाइम में बी रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल ट्रांजिएंट्स टू डाई आउट ऑफ सिग्नल लाइंस। देखो, क्योंकि आपके पास डाटा क्या हो रहा होता है, लाइंस पे मूव कर रहा होता है ना, लाइंस पे मूव कर रहा होता है, तो आपने उनको क्लियर भी करना होता है ताकि नेक्स्ट डाटा आप मूव कर सकें। ऐसी बात है ना, तो हो सकता है इस तरह की कोई सिचुएशन हो, तो उसके लिए कुछ ना बेशक छोटा सा टाइम हो, बहुत छोटी अमाउंट हो टाइम की, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम होगा, तो उस टाइम को हम प्लस करेंगे आपके एक्सेस टाइम में, तो आपके पास कौन सा टाइम आ जाएगा, साइकिल टाइम। ये जितना कम होगा उतनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ये जितना कम होगा उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ट्रांसफर रेट आ जाता है, फिर ट्रांसफर रेट क्या होता है, रेट एट विच डाटा कैन बी मूव्ड ऑन इन और आउट ऑफ मेमोरी। मेमोरी में डाटा किस रेट से, यानी कितनी बिट्स जो है वो पर सेकंड के हिसाब से आप मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, या मेमोरी से बिट्स एक सेकंड में कितनी बिट्स आप गेट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर रेट हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास फॉर्मूला है फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड करता है। ये टी एन क्या है आपके पास, एवरेज टाइम टू रीड एंड राइट एन बिट्स। टोटल बिट्स कितनी है आपके पास, एन, तो टी एन जो है वो आपको वो टाइम जो कि रीड और राइट के लिए चाहिए था, लेकिन उसमें आपने बिट्स वो कर दी, एन बिट्स कर दी। फिर टी ए कौन सा टाइम है, एवरेज एक्सेस टाइम, कि आपको एवरेज एक्सेस करने में कितना टाइम लगा, एक्सेस टाइम प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, टोटल नंबर ऑफ बिट्स थी कितनी, अलीजा, और ट्रांसफर, वो वाला कोड मुझे फेंको अपना, और ट्रांसफर रेट जो आपका, पिंक वाला। यानी कि बिट्स कितनी बिट्स आपने पर सेकंड में ट्रांसफर की। तो रैंडम एक्सेस, नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी है बेसिकली ये, सॉरी रैंडम एक्सेस नहीं है, नॉन रैंडम एक्सेस है, या हो सकती है वो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हो जो डायरेक्टली एक्सेस करी हो, या सिक्वेंशियल, या फिर आपके पास वो जो एक और थी एसोसिएटिव, वो मेमोरी हो सकती है। ठीक है, एक तो हमारी रैम है ना, एक रैम है, दूसरी ये है कि आपके पास वो हमने एक्सेस मेथड अभी पीछे देखे ना, 4 एक्सेस मेथड थे, तो रैंडम को निकाल के बाकी 3 मेथड जिस पे भी अप्लाई होते हैं ना, उसके लिए ये रिलेशनशिप, ये जो आपकी
आपका फॉर्मूला है वो होल्ड करता है किसके लिए, अगर आपने एवरेज टाइम निकालना है किसके लिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स दिए हों कि इतनी बिट्स हैं, इनको रीड या राइट करने के लिए कितना टाइम लगेगा एवरेज, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने जितने भी आएंगे अभी ये आया है, आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फिर फिजिकल टाइप में वही सेमीकंडक्टर होती है, मैग्नेटिक होती है, ऑप्टिकल, आपको आगे एग्जांपल दे दिए हैं। रैम जो होती है आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है ना वो ज्यादा देर चलता है। एक प्रोसेस होता है ना डिके का, जैसे ह्यूमन बॉडी भी जब इंसान जब वो डेड हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, डिकेइंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि कुछ अरसे बाद वो जो उसकी बॉडी के ऊपर से वो जो होता है स्किन होती है वो खत्म हो जाती है। सेम इसी तरीके से जो भी आप चीज बनाते हैं जब वो यूज होती है, कॉन्स्टेंटली उसको पावर मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से गुजरती है, तो वो जो मशीन है या जो भी है वो डिकेइंग प्रोसेस में आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो बेसिकली इसको रेजिस्ट करता है, ये ज्यादा बेटर डिकेइंग मतलब डिकेइंग को प्रोसेस को स्लो कर देता है। जल्दी जल्दी आपकी खराब नहीं होगा ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो भी आपकी चीजें होंगी ना वो वाली। ठीक है, तो रैम को जो हम करते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं, मतलब कि आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। मैग्नेटिक जो मटेरियल से चीजें होती हैं वो डिस्क होती है और टेप्स होती हैं आपके पास। फिर ऑप्टिकल में आपके पास सीडी आ जाती है और डीवीडी आ जाती है। फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ना कि वॉलेटाइल वो है कि जब तक उसको पावर सप्लाई होती रहेगी तब तक वो ठीक रहेगा, जैसे ही पावर सप्लाई खत्म होगी तो आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल में ये होता है कि एक दफा रिकॉर्ड होगी तो बिल्कुल ठीक रहती है, वहां पे मेमोरी में स्टोर रहती है जब तक आप उसे चेंज ना कर दें खुद से। इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत नहीं होती रिटेन करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, यानी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। एक दफा आपने स्टोर कर दिया, बेशक अब आप पावर कट ऑफ कर दें, आपकी वो जो जो आपका डाटा है या इंफॉर्मेशन है वो खत्म नहीं होगी आपकी मेमोरी में से। मैग्नेटिक सरफेस मेमोरीज जो होती है ना वो आपके पास नॉन वॉलेटाइल होती है। मैग्नेटिक में क्या क्या था अभी पीछे हमने देखा है, टेप्स होती हैं और डिस्क इसकी एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेमीकंडक्टर, वॉलेटाइल भी हो सकती है, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है। क्यों? वजह, ये जो आपकी रोम होती है ना ये भी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, तो रोम नॉन वॉलेटाइल है और जो आपकी रैम है वो वॉलेटाइल है। ठीक, फिर नॉन इरेजेबल मेमोरी कैन नॉट बी अल्टर्ड, एक दफा लिख दिया तो लिख दिया, चेंज नहीं होगी। फिर अगर आपने उसको कुछ करना है तो उसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा पूरी वो। ठीक है, तो वो नॉन इरेजेबल मेमोरी होगी। और इरेजेबल आपको मैंने बता दिया वो इसकी टाइप में आती है रोम की, तो यूजिंग सम प्रोसेस आप उसको रेज करके दोबारा से राइट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। डीके की अभी मैंने बात की, वही बात है कि ग्रेजुअली क्या होना स्टार्ट हो जाती है मेमोरी आपकी। जाहिर सी बात है, देखो जिस तरह से आप यूज कर रहे हैं, अगर आप अपग्रेड नहीं करते चीजों को, उसका ध्यान नहीं रखते, इसकी सर्विस नहीं करवाते, उसको क्लीन नहीं करते, तो वो क्योंकि रोज की कम से कम हम कितने घंटे हम अपना लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं ना, तो जितनी देर के लिए वो यूज में रहती है उसका वो चीज क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता खराब होना स्टार्ट हो जाती है। खराब होना स्टार्ट इन अ सेंस कि उसका जो एक्चुअल मटेरियल था वो डिके करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिजिकली। तो जो आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है ना वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि डिकेइंग का प्रोसेस जो है वो स्लो कर देती है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी आपकी मेमोरी खराब नहीं होती जो भी आप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ यूज करते हैं, एज कम्पेयर टू दूसरी आपकी हार्ड डिस्क क्रैश कर सकती है ना, कर जाती है जब उसमें कोई इस तरह का इश्यू आता है। और लेकिन आपकी जो रैम है वो थोड़ा टाइम लेती है, ज्यादा टाइम लेती है, ज्यादा देर तक चलती है। फिर आ जाता है वॉलेटिलिटी, ये वही है कि वॉलेटाइल मेमोरी है या नॉन वॉलेटाइल है, फिर रेजेबल है या नॉन रेजेबल है। एक मिनट।
ठीक है, तो वोलेटिलिटी में ये आ जाता है, रेजेबल में ये आ जाता है, फिर पावर कंजम्पशन में ये आ जाता है कि कितनी पावर एक आपकी मेमोरी जो है वो कंज्यूम कर रही है। ठीक है, जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा वो पावर कंज्यूम करी होगी उतना ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है कि आपकी मेमोरीज की जो है वो फिजिकल अरेंजमेंट किस तरह से, मेमोरीज की नहीं बल्कि जो मेमोरीज के अंदर डाटा है उसकी। ठीक है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ बिट्स इनटू वर्ड्स नॉट ऑलवेज ऑब्वियस। तो मेमोरीज किस तरह से आपकी काम कर रही हैं, एक तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में ये भी आता है कि किस तरह से आपका डाटा जो अगर मेन मेमोरी से कैश में जा रहा है तो वो किस तरीके से, किस टेक्निक के थ्रू जो है वो जा रहा है। ठीक हो गया। फिर जब कंप्यूटर की मेमोरी डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं तो कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स पे वो गौर करते हैं, तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट तो आ जाती है कि हाउ मच मेमोरी की कैपेसिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे पास क्या है, कैपेसिटी है ना। हम पहली चीज ही क्या देखते हैं कि मेमोरी का साइज कितना है। यूएसबी लेने जाओ आप उससे पूछते हो कि इसमें कौन सा फाइल सिस्टम है, इसमें इसकी स्पीड क्या है। आप सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होता है, इसका साइज कितना है। ऐसी बात है नहीं आप उसको बताते हो कि मुझे इतने साइज की यूएसबी चाहिए। अब हार्ड डिस्क लेने जाते हैं तो उसके लिए भी आप यही करते हैं, रैम लेने जाते हैं तो उसके लिए भी आप उसे बताते हैं कि मुझे इतने जीबी की रैम चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फास्ट कितनी होगी, टाइम इज मनी। ठीक है, ये कोटेशन है। तो प्रोसेसर बहुत फास्ट है, प्रोसेसर के साथ मिलकर चलने वाली मेमोरी चाहिए हमें कि जो उतने ही फास्टली काम कर सके, उतनी स्पीड के साथ काम कर सके जितना स्पीड में आपका प्रोसेसर काम कर रहा है। तभी आपके जो प्रोसेसेस है आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं एंड पे आते हैं हम मनी के पास कि कितनी एक्सपेंसिव है। वैसे हम तो पहले मेरा ख्याल है इसी को देखते हैं, लेकिन खैर एंड पे आके वो देखते हैं क्योंकि ये सारी चीजें लगा देखते हैं ना, फिर कैपेसिटी को भी देखते हैं, उसकी स्पीड को भी देखते हैं, फिर बाकी चीजों को भी देखते हैं, उसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है। तो फिर उस हिसाब से उसकी जो प्राइस है वो सेट की जाती है कि कितनी एक्सपेंसिव इसको रखा जाए। अब जैसे आपके पास हार्ड डिस्क की क्या प्राइस है आजकल में, वैसे किसी को पता हो? हार्ड डिस्क की क्या प्राइस चल रही है, किसी को नहीं पता? किसी ने नहीं ली हार्ड डिस्क अभी तक? मैम हार्ड डिस्क 512 वाली 4000 तक आ जाती है। एसएसडी महंगी है हार्ड डिस्क की तो मैम इतनी। हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी, बेसिकली मैं यही कंपैरिजन करना चाहती थी कि हार्ड डिस्क जो एचडीडी है आपके पास उसकी क्या प्राइस चल रही है और एसएसडी जो है वो उसकी क्या प्राइस चल रही है। मैम एसएसडी 256 जो है ना तकरीबन 8000 तक आ जाती है आजकल मार्केट में। अब देख लो 256 जीबी है ना, 256 जीबी जो है वो आपके पास 8000 में आती है। मैंने कुछ साल पहले अपनी हार्ड डिस्क चेंज करवाई थी क्योंकि मेरी पिछली हार्ड डिस्क जी वो क्रैश कर गई थी, तो वो मैंने ली थी 500 जीबी, वो मुझे तकरीबन 5000 में पड़ी थी। ठीक है, तो अब समझिए आप डबल मेमोरी है लेकिन तकरीबन आधी प्राइस में मिल रही है। तो हार्ड डिस्क में क्या है, कुछ तो ऐसा है ना एसएसडी में जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव है। वो क्या है कि एसएसडी आपके पास क्या होती है, फास्ट होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि जिसकी वजह से मेमोरी की प्राइसेस सेट होती हैं। अब जैसे कैश है आपके पास, कैश महंगी होगी आपके पास एज कंपेयर टू अगर आप रैम लें तो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास तो की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हमारे पास मेमोरी के कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं मेमोरी सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हर टेक्नोलॉजी बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करें उसके लिए ये 3 रिलेशनशिप होल्ड करने चाहिए कि जितना ज्यादा एक्सेस टाइम होगा ना उतनी ज्यादा कॉस्ट क्या होगी, पर बिट इंक्रीज होगी। कॉस्ट पर बिट इंक्रीज होगी, जितनी कैपेसिटी ज्यादा होगी कॉस्ट पर बिट स्मॉल होगी, और जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी एक्सेस टाइम भी उतना स्लो होगा। ये लास्ट वाला पॉइंट तो हमें समझ आता है ना कि जितना ज्यादा साइज होगा मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्लो होगा ना। अच्छा Yes, ये sir. ना मैंने आपको बताया कि एक्सेस टाइम थोड़ा या ज्यादा के हिसाब से, यहाँ पे स्लोअर लिखा हुआ है इसका मतलब है एक्सेस टाइम ज्यादा लग रहा है, फास्टर में क्या होगा एक्सेस टाइम कम लग रहा है।
ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे इसका ये मीनिंग है। तो कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, साइज जितना ज्यादा होगा, एक्सेस टाइम उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट है, जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी स्मॉलर कॉस्ट पर बिट। 500 GB आपको 5000 में मिल रही है हार्ड डिस्क, और यही हार्ड डिस्क कह रही हूँ, दूसरी मेमोरी है आपके पास रैम। रैम तकरीबन आपको इतनी प्राइस में कितने जीबी रैम मिल जाती है? कितने जीबी रैम मिल जाती है? बहुत पहले मैंने अपने डेस्कटॉप सिस्टम में रैम लगवाई थी, तो उस टाइम वो आई थिंक 1000 की 1 GB मिल रही थी, लेकिन अब ज्यादा होगी होगी क्योंकि वो बहुत अरसा पहले की बात है। मैम 4000 तक आ जाती है आजकल 8 GB जो है ना हमारी रैम जो होती है। 8 GB 4000, चले सही है। अब आप देखें 4000 आपकी रैम है, और सॉरी 4 GB आपकी रैम है, और हार्ड डिस्क कितने जीबी है आपकी? 500 GB है ना। कहाँ जी 4 जी GB और कहाँ 8 GB और कहाँ 500 GB? तो यही मतलब है कि जितनी ज्यादा कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है ना, कॉस्ट पर बिट डिक्रीज होती रहती है। कि पर बिट मतलब कि जितनी बिट्स उस पे स्टोर हो सकती हैं, एक्चुअल जाके एंड पे डाटा तो बिट्स में ही स्टोर होता है ना, तो उस हिसाब से कॉस्ट जो क्या होती है वो क्या होती जाती है, स्मॉल होती जाती है। और जितना फास्ट आपका एक्सेस टाइम होता है, जितना कम एक्सेस टाइम होता है, कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होती है। यानी जैसे आपकी एक्सेस टाइम अगर आप हार्ड डिस्क और रैम का कंपेयर करें, तो एक्सेस टाइम हार्ड डिस्क का ज्यादा है, ओ सॉरी उसका ज्यादा है, हार्ड डिस्क का ज्यादा नहीं है, कम है। कम कम रैम का जो एक्सेस टाइम है वो कम है, तो उसकी कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट क्या है, कम है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ? एक यस मिनट। मैम ठीक है। यस मैम सही बोल ये जितना एक्सेस टाइम आपके पास कम होगा, उस मेमोरी की कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कैश है, कैश आपके पास सबसे ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आपकी मेमोरी जो होगी वो रजिस्टर्स होंगे। उसके बाद आपकी उससे एक्सपेंसिव, उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव मेमोरी आपके पास कैश होगी। कैशे होगी ना, आपके पास कैशे महंगी होगी रैम से। उसकी स्पेस बेशक कम है, लेकिन उसकी एक्सेस टाइम उसका क्या है, उसका एक्सेस टाइम फास्टर है एज कम्पेयर टू रैम। तो जितना ज्यादा एक्सेस टाइम फास्टर होगा, कॉस्ट भी उसी तरीके से ज्यादा होती जाएगी। तो ये तीन रिलेशनशिप्स हैं जो कि होल्ड करते हैं मेमोरी को इम्प्लीमेंट करते हुए, जिनको देखा जाता है। ये हायरार्की की डायग्राम है। अब आप देख सकते हो सबसे ऊपर क्या है, रजिस्टर्स हैं, फिर कैश है, फिर रैम है, फिर दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस है हमारे पास, और एंड पे आके हमारे पास इनपुट रिसोर्सेज आ जाते हैं। टेम्परेरी सोर्सेज आपको बताए हुए हैं कि टेम्परेरी स्टोरेज कौन कौन सी है और परमानेंट स्टोरेज कौन कौन सी है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक हाँ है। मैम, हाँ। मैम ग्रुप में भेज दी आपको, उसमें मैम कुछ स्टूडेंट्स बाद में जो लगा रहे हैं मैम, उनका अक्सर नेट इशू होता है, फिर वो आपका अक्सर आ जाता है कि ये मैम स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो कह एक रहा हूँ कि मिनट, वो मैंने देखा नहीं है। इसमें वो फिर मैम मैं वो प्रेजेंट हूँ, ऐसे वो होते मैं हैं जो बीच में थोड़े से टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी, तब यासिर भाई ने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। मैं प्रेजेंट हूँ, मैंने लगा दिया। ठीक है, मैं ना अटेंडेंस अभी यहाँ पे ही लूंगी आपकी क्लास के यस यस एंड मैम। पे। मैम, आप बिम्स पोर्टल पे आप लगा दिया करें, वहां पर फिर ये होता है कि नहीं वो नहीं, वो स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी बताया ना कि वो इस इशू की वजह से मैं बिम्स को मैं देखना है मुझे पहले कि उसमें बेसिकली होगा कहाँ से। मैं अभी सही तरह कैनवस को भी नहीं देख पाई, सिर्फ मुझे इतना अभी उसको है कि असाइनमेंट मैंने यहाँ से अपलोड करनी है, फाइल्स यहाँ अपलोड करनी है, तो अभी उसको मुझे डिटेल से देखना है। तो तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि अपने पास एक्सेल फाइल में ही इनपुट वो ले रही हूँ आपकी अटेंडेंस, तो वहीं पे ले लूंगी, और फिर वहां से मैं बिम्स में होपफुली इंशाल्लाह कल कि आपकी पिछली सारी अटेंडेंसेस ना अपलोड कर दूं वहां पे भी, और कल वाली आज वाली जो होगी वो भी। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं
ओके, तो हम बेसिकली मेमोरी हायरार्की देख रहे थे, ठीक है। मैं आपको बता रही थी कि मैं अटेंडेंस जो है ना वो फाइल में ले लूंगी अभी क्लास से खत्म होने से ना 10 मिनट पहले, ठीक है, तो तब हम अटेंडेंस कर लेंगे। उसके बाद ये है हमारे पास इन बोर्ड मेमोरी, यानी जो बोर्ड के ऊपर होती है मेमोरी वो कौन सी है, फिर आउटबोर्ड स्टोरेजेस कौन सी होती हैं, वो ये हैं, और ऑफलाइन स्टोरेजेस ये होती हैं, ये, ठीक है। इन बोर्ड में कौन सी आ जाएंगी, रजिस्टर्स हैं आपके पास, उसके अंदर होते हैं प्रोसेसर, प्रोसेसर कहाँ पे होता है आपके, उसके ऊपर होता है ना, मेन बोर्ड के या मदर बोर्ड के ऊपर होता है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट मेमोरी है वो है कैश, वो भी वहीं पे होती है, और आपकी मेन मेमोरी भी वहीं पे होती है। फिर आउटबोर्ड में आपके पास आ जाती है मैग्नेटिक डिस्क, आ जाती है सीडी रोम, सीडी रीड राइट, डीवीडी, डीवीडी रैम, ये सारी आ जाती है। फिर आपके पास जो ऑफलाइन स्टोरेजेस हैं वो मैग्नेटिक टेप, वॉर्म, और ये एक टाइप है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ना, यानी इस डायरेक्शन में मूव करते हैं हायरार्की की, तो क्या होता है, कॉस्ट डिक्रीज हो रही है पर बिट। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार कॉस्ट डिक्रीज कैसे हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट डिक्रीज नहीं होनी चाहिए ना, कॉस्ट तो इंक्रीज होनी चाहिए। आप क्या पूछ रही हैं इंदा? मैम ये ऑफलाइन स्टोरेज क्या होती है? मैग्नेटिक टेप। देखो ऑफलाइन में क्या होगा, ऑफलाइन स्टोरेज से क्या समझ आता है? अच्छा, वो मीन के नॉन वॉलेटाइल, जो कि मीन हार्ड डिस्क वगैरह जैसे हमारे पास होते हैं, वो होती है हमारे पास क्या ऑफलाइन स्टोरेज? फॉर एग्जाम्पल आपकी वो डिवाइसेस जो अगर आप निकाल भी दें तो उसमें डाटा रहता है, जैसे आपकी यूएसबी होती है, यूएसबी एक ऑफलाइन स्टोरेज है ना, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होती हैं आपकी, उनके डाटा मैम फिर को वो हमारे क्या, पास आउटपुट में, वो आउटपुट स्टोरेज में उसकी एग्जांपल ही आ जाती है, जैसे हमारे पास सीडी रोम है, डीवीडी है, ये सारा, तो मैम वो भी तो हमारे पास एक किस्म की आउटपुट या ना यूएसबी को हम साथ में अटैच करते हैं। हाँ लेकिन ये जो आपकी सीडी है, ये डीवीडी है, ये आपका ये जो होता है ना, ये जो आपकी स्पेस होती है, इसके लिए स्पेस बनी होती है ना, ये स्पेस होगी तो इसमें चलेगी, ऐसी बात है। वो जो आपकी अलग से सेक्शन नहीं होता जिसके ऊपर आप डीवीडी रखते हैं या सीडी रखते हैं, फिर उसको बंद करते हैं तो चलाते हैं, तो एक तरह से क्या होती है, सिस्टम के अंदर चली जाती है ना, उसके ऊपर नहीं होती, आपकी मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होती, लेकिन सिस्टम के अंदर का हिस्सा बन जाती है जब आप उसको अटैच करते हैं उसके साथ, उसके ऊपर रख के उसको बंद कर देते हैं। लेकिन जो आपकी ऑफलाइन स्टोरेजेस होती है ना, जैसे आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वो यूएसबी केबल होती है, यूएसबी पोर्ट होती है, बस आपने कनेक्ट किया और जैसे ही आपका खत्म हो गया आपने निकाल लिया, ये फर्क है इसमें। यस मैम। अच्छा अब ये सवाल है कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमारे पास इंक्रीज हो रही है ना, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज जब इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट क्यों डिक्रीज हो रही है? कॉस्ट को तो इंक्रीज होना चाहिए ना, जितनी ज्यादा मेमोरी है उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट होनी है चाहिए। मैम क्योंकि हमारा एक्सेस टाइम बढ़ रहा है ना, अब सबसे ऊपर हमारे पास जो है वो कैशे मेमोरी आ रही है, तो हमने वो देखी है, क्योंकि वो बेशक उसका साइज तो क्या हुआ? मैम ठीक है, हाँ जी। मैम क्योंकि हम जैसे जैसे आगे मूव करते जा रहे हैं, तो उससे ये हो रहा है कि हमारी स्पेस ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है डाटा का एक्सेस टाइम जो है उसमें काफी ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा एक्सेस टाइम होगा तो कॉस्ट कम, और अगर साइज कम होगा तो एक्सेस टाइम भी हमारे पास कम होगा, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। ऐसे मेमोरी आती है तो कम ठीक होगी, है, नहीं साइज ज्यादा पड़ रहा है ना, कॉस्ट पर बिट देखो बिट्स के हिसाब से डिक्रीज करिए, ठीक है। डिक्रीज इसलिए करिए कि अगर आप चेक करो ना, तो जो आपकी कम स्पेस वाली मेमोरीज है ना, कम साइज वाली मेमोरीज है, वो ज्यादा महंगी है एज कंपेयर टू दीज मेमोरीज। बात समझ आ रही है कि ये जो आपकी हार्ड डिस्क होगी उससे ज्यादा महंगी आपके पास आपकी कैश होगी, आपकी मेन मेमोरी होगी। क्यों? हालांकि उनका साइज तो इतना नहीं है, इस वजह से कि उनका एक्सेस टाइम एक तो ज्यादा है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, दूसरा ये है कि उनकी, यही बात है, उनका क्या है, एक्सेस टाइम ज्यादा है,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, कॉस्ट उनकी पर बिट ज्यादा है और जो हार्ड डिस्क है उसका एक्सेस टाइम कम है और इसलिए उसका मतलब एक्सेस टाइम कम नहीं है, मतलब स्लो है, स्लोली एक्सेस होता है, उसमें एक्सेस टाइम ज्यादा लगता है। ये आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बेसिकली स्मॉलर एक्सेस टाइम जो होता है इसका ये मतलब है कि नहीं, स्मॉलर और स्लोअर, ये दो चीजें ये, और जो आपका ग्रेटर एक्सेस टाइम होता है यानी ज्यादा एक्सेस टाइम होता है उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज बेसिकली फास्टर एक्सेस टाइम। नहीं नहीं, ये मैं उल्टा लिख रही हूँ, एक मिनट, मैं भी कंफ्यूज कर गई। यहाँ पे आपके पास आएगा स्मॉलर और यहाँ पे आपके पास ग्रेटर आएगा, कि जितना ज्यादा आपका एक्सेस टाइम ज्यादा होगा इसका मतलब है वो डिवाइस उतनी ही क्या है, स्लो है ना, और जितना कम एक्सेस टाइम होगा इसका मतलब है डिवाइस उतनी ही फास्ट है। ठीक है, तो ये अपने पास नोट कर लें, ये याद कर लें, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी, मैं भी नहीं करूंगी, आप लोगों को भी नहीं करनी। समझ आ गई? अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारे पास डिक्रीज करती है कॉस्ट, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेस टाइम भी ज्यादा हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पर यूनिट टाइम कितना काम वो कर रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो जो एक्सेस है उस मेमोरी की बाय द प्रोसेसर वो भी डिक्रीज करेगी, उतना ही कम उसको वो एक्सेस करेगा। ज्यादा प्रोसेसर किसको एक्सेस करता है, रजिस्टर्स को, कैश को, मेन मेमोरी को, ऐसी बात है ना। वो तो कभी कभी नीचे आता है, ऑफलाइन स्टोरेजेस कभी कभी उसे मिलती हैं, फिर आपकी जो हार्ड डिस्क है वो उसे कभी कभी मिलती है जब उसको जरूरत होती है। तो एज कम्पेयर टू आप ऊपर वाली जो इनबोर्ड मेमोरीज है उनको चेक करें और नीचे हार्ड डिस्क पे आप आए, तो इनके मुकाबले में दोनों में से कौन सी वाली को ज्यादा वो एक्सेस कर रहा होता है, जो इनबोर्ड मेमोरीज है। ठीक है, तो उस पे आप ये पॉइंट इस तरह से समझ सकते हैं कि उसकी काम की या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस की एक यूनिट टाइम में वो कितनी बार उसको एक्सेस कर रहा है वो भी डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आप टॉप से डाउन मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये मेमोरी की हायरार्की लिस्ट है इस तरह से, रजिस्टर्स है, फिर आपके पास कैश है, एक मिनट, ये हमारे पास आ जाती है फिर हायरार्की लिस्ट इस तरह से कि रजिस्टर्स हैं, फिर कैश है, फिर मेन मेमोरी है, फिर डिस्क कैश है, फिर डिस्क है, ऑप्टिकल है, और फिर एंड पे आती है हमारे पास टेप। अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक पे, तो जो कि है कैश मेमोरी। इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अ कंप्यूटर एट विच, अच्छा, रैम की कितनी टाइप्स होती है, दो टाइप्स होती हैं, आपने पढ़ी होंगी। एक होती है आपके पास स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम होती है, एस रैम और डी रैम। ठीक है,
स्टैटिक रैम फास्ट क्यों होती है? वो इसलिए फास्ट होती है कि उसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती। डायनेमिक रैम थोड़ी थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करती है, तो रिफ्रेश करती है, उसकी स्पीड उस वजह से कम हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ स्टैटिक रैम को यूज करके आप कंप्यूटर बिल्ड करें, यानी उसमें सिर्फ स्टैटिक रैम लगाएं, डायनेमिक रैम ना यूज करें, वैसे मोस्टली डायनेमिक रैम यूज होती है, तो क्या होगा? आपका फास्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या ऑप्शन है आपके पास? कैश मेमोरी का। कंप्यूटर की वो मेमोरी जिसका वेरी शॉर्ट एक्सेस टाइम है, स्टोरेज के लिए यूज होती है। और आगे लिखा हुआ है स्टोरेज किसके लिए, क्या चीज स्टोर करती है? फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस और डाटा। ये हम पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं कि कैश में वो इंस्ट्रक्शंस या वो डाटा होगा जो कि सीपीयू को बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए होगा, बार बार उसको एक्सेस करना है उसने, तो वो नहीं चाहता कि वो अपना जो टाइम है वो वेस्ट करे जाके रैम से लेके आए, और वो साइकिल बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि रैम की जो साइज है एक तो वो बहुत बड़ा है, दूसरा उसका एक्सेस टाइम फिर स्लो हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मतलब कि एक्सेस टाइम ज्यादा हो जाता है, स्लो हो जाता है, एक ही बात है, ठीक है। तो शॉर्ट एक्सेस टाइम के लिए फिर उन्होंने क्या किया कि कैश मेमोरी को ले लिया। इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इट मींस कि इसमें डाटा कम आता है, लेकिन वही डाटा आता है जो सीपीयू को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सीपीयू क्या करता है? मेन मेमोरी से लाके कैश में रख देता है, कैश में जो भी डाटा पड़ा होता है उसको यूज कर लेता है जब उसको चाहिए होता है। 3 लेवल्स की कैश होती है हमारे पास, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। शॉर्ट में इसको लिखते हैं L1, L2 और L3। लेवल 1 की कैश कहाँ पे होती है? सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है। सबसे क्लोजेस्ट जो सीपीयू के कैश होती है ना, वो लेवल 1 की कैश होती है। L2 और L3 सीपीयू के पास ही होते हैं, लेकिन सीपीयू के अंदर नहीं होती, ठीक है। उसके बाद L1, L2, L3 जो होती है इज मोर एक्सपेंसिव देन रैम। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि कैश जो है वो बेशक उससे कम है, मतलब कि उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन रैम से ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। जैसा रैम हार्ड डिस्क से ज्यादा एक्सपेंसिव है, सेम इसी तरीके से कैश जो है वो रैम से ज्यादा एक्सपेंसिव है। कैश कह लें, कैशे कह लें, जो आपका दिल करता है वो इसको कह लें। बहुत से टाइप्स की कैशे मेमोरी होती है। एक तो ये जो 3 कैशेज हमने रखी हैं, अभी जो जिनकी पिछली स्लाइड में बात हुई है कि 3 लेवल्स की कैश है, एक उसके ऊपर होती है और एक 2 जो होती है वो उसके पास होती है लेकिन ऊपर नहीं होती। फिर हमारे पास आ जाती है रैम कैशे। अब ये रैम कैशे क्या होती है? ये रैम कैशे होती है कि मेमोरी का या रैम का एक पोर्शन जो होता है वो हाई स्पीड पोर्शन बना दिया जाता है यूजिंग स्टैटिक रैम। अभी पीछे बात हुई थी ना स्टैटिक रैम की, तो स्टैटिक रैम को यूज करते हुए रैम के उस पोर्शन को हाई स्पीड कर दिया जाता है, यानी बाकी रैम से उसका जो ये वाला पोर्शन है वो ज्यादा एक्सेस, मतलब कम एक्सेस टाइम देगा, शॉर्ट एक्सेस टाइम में ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रैम कैश कहेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपकी मेन मेमोरी के लिए जो यूज होता है वो डी रैम यूज होगा, जो कि उससे ज्यादा स्लो होगा और चीप भी होगा। स्टैटिक रैम आपकी एक्सपेंसिव भी होगी और फास्ट भी होगी, तो उसको आप कहते हैं रैम कैशे। फिर हमारे पास डिस्क की कैश आ जाती है। डिस्क कैशे में क्या आ जाता है? स्टोर टेम्परेरी डाटा, सम अमाउंट ऑफ डाटा जो कि आपने कहीं और से रीड किया है, उसको आपने टेम्परेरीली कहीं पे स्टोर करना है, तो वो डिस्क कैशे में स्टोर हो जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर लेवल पे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री कहाँ पे स्टोर हो रही है? कैश में होती है ना, कैशे होती है। आप एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो आप एप्लीकेशंस में अगर जाके डाटा को चेक करें ना, तो स्टोरेज में, तो आपके पास क्या आता है कि एक कुछ डाटा होता है जो आपकी कैशे में पड़ा होता है, और कुछ डाटा जो होता है वो आपका नॉर्मल, जो आपने जब एप्लीकेशन स्टार्ट की थी उस टाइम पे जो डाटा सेट होता है वो, तो जो यूजेज का डाटा होता है वो आपकी कैशे में स्टोर हो रहा होता है, तो वो भी एक तरह की कैश मेमोरी होती है, यही मेमोरी होती है। उसमें भी वही होता है ना, वो वही डाटा होता है जो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रहा होता है वो कैशे में रख लेते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैश जो डिपेंड करती है, या आप समझ लें कह सकते हैं कि कैशे को यूज करने के लिए ना, ये आपका यही यूज होता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता क्या है कि जब आपका एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, तो रेफरेंस उसको कौन करता है? मेमोरी करती है ना।
सॉरी प्रोसेसर करता है मेमोरी को। रेफरेंस का यही मतलब है कि उसका एड्रेस लेके उसको पॉइंट करना। तो प्रोसेसर किसको रेफर करेगा? मेमोरी को रेफर करेगा फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। अच्छा, इसको एक तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, दूसरा इसका एक और नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। तो दोनों चीजें अगर हों आपके पास, ये तो पूरा लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी भी, ये दोनों अगर टर्म्स लिखी हो तो आपके पास क्या होता है? एक ही चीज है। तो होता क्या है इसमें कि प्रोसेसर की वो आप कह सकते हैं टेंडेंसी कहते हैं इसको उर्दू में अगर कहें तो। प्रोसेसर का काम या वो जो कर सकता है वो क्या कर सकता है कि सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस को, यानी मेमोरी की सेम लोकेशंस को बार बार एक्सेस कर सकता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। यानी इसका एक्सेस टाइम थोड़ा है लेकिन वो सेम मेमोरी लोकेशंस को बार बार एक्सेस कर रहा है, उसको हम कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो आगे इसकी दो टाइप्स होती हैं, मैं भी आगे स्लाइड्स में आए हैं आपके पास। टेम्पररी लोकेलिटी होती है, एक स्पेशल लोकेलिटी होती है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल आपने ये याद रखना है कि इसमें ये आता है कि प्रोसेसर की वो टेंडेंसी जिसमें प्रोसेसर जो है वो सेम मेमोरी लोकेशंस को बार बार रिपीटेडली भी रेफरेंस करता है ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम में बार बार उसको एक्सेस करता है। ये कैसे करता है? कैश में रख के करता है ना। कैश में कौन सा डाटा होगा? कैश में कोई अपना डाटा नहीं होता, वो सारा डाटा वो होता है जो मेन मेमोरी से वो लेके आई होती है। तो वो बार बार उसको एक्सेस कर रहा है ना, और सेम लोकेशन को एक्सेस कर रहा है बार बार। तो यही क्या होता है, क्योंकि कैश जो होती है वो इसी पे डिपेंड करती है, यही प्रिंसिपल उस पे काम करता है कि प्रोसेसर बार बार उन्हीं मेमोरी लोकेशंस को रेफर कर रहा है और एक्सेस टाइम भी उसका क्या है? कम है। ये आगे वही बात हो रही है। बेसिकली होता क्या है कि 3 लेवल्स की कैश है ना। 3 लेवल्स की इसलिए है कि स्वैपिंग होती है। लेवल 2 में अगर कोई आपके पास लेवल 1 में कोई चीज आ गई है ऐड होने के लिए, तो लेवल 1 में जगह नहीं है, तो उसमें से किसी ना किसी को उठाना पड़ेगा और उसको उठा के कहाँ पे डालना पड़ेगा? लेवल 2 में डालना पड़ेगा। लेवल 2 में डालेंगे, फिर वहां स्पेस बनेगी, तो वो जो नई चीज आई थी, नया डाटा आया था, वो लेवल 1 में रख देंगे, और जो दूसरा है वो लेवल 2 में ही पड़ा रहेगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रेफर होती है ना कैश, या जब सबसे ज्यादा एक्सेस होती है, वो लेवल 1 की कैश है, जो सीपीयू के बिल्कुल अंदर होती है। मैम मैम ये किस बेसिस पे होगा? क्या जो डाटा हमारे पास वो आ रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है या इंटरप्ट बेस पे हाँ, होगा? ये डिफरेंट है ना, एल्गोरिदम्स है, डिफरेंट टेक्निक अप्लाई होगी कि किस बेसिस पे वो बेसिकली स्वैपिंग कर रहे हैं। प्रायोरिटी बेसिस पे भी हो सकती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो वो उस केस में तो होगा नहीं। उसके अलावा टाइमली बेसिस पे भी हो सकती है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो डाटा लीस्ट रिसेंटली यूज डाटा है, कि बहुत कम टाइम के लिए यूज हुआ है, मतलब कि या बहुत टाइम हो गया इसको यूज हुए हुए, वो हो सकता है। उसके अलावा डाटा जो बहुत टाइम से आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है लेकिन यूज नहीं हो रहा, उसको आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो उनमें से कोई एक टेक्निक होगी। तो आई थिंक शायद आपके पास आएंगी आगे, क्योंकि आगे ना हमारे पास पूरा सिनेरियो आएगा कि किस तरह से हम मेन मेमोरी से डाटा लेके कैश में स्टोर कर रहे हैं, और कैशे से डाटा हम सीपीयू कैसे एक्सेस कर रहे हैं, किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, फॉर्मूलाज हैं, आगे कैलकुलेशंस हैं। तो ये कैशे वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा मजे का है इसमें। उसके बाद आ जाती है आपके पास एक्चुअल जो कैश मेमोरी है। मेमोरी स्पीड, फास्टेस्ट मेमोरी स्पीड प्रोवाइड करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम लार्ज मेमोरी साइज को देखो, इसका मतलब यह है कि कैशे मेमोरी बनाई इसलिए गई है ताकि एक तो हमारी जो मेमोरी की स्पीड है ना वो बहुत कम है, हम मेमोरी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं। मेमोरी की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है, लार्ज डाटा, वो हम मूव करवा सकें सीपीयू की तरफ। सीपीयू को कम टाइम लगे लेकिन ज्यादा डाटा रिसीव हो रहा हो। ठीक है। तो उसकी वजह से हमने क्या बनाई? कैश मेमोरी बना ली। स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट मेमोरी है ये, थोड़ा डाटा स्टोर होता है लेकिन फास्ट है। सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान में होती है, और सीपीयू के ऊपर भी हो सकती है और अलहदा से भी हो सकती है। जैसे लेवल 1 जो होती है वो उसके ऊपर होती है, और अलहदा से आपके पास L2 और L3 जो होती हैं वो उसके साथ होती है। ये आपके पास दो डायग्राम्स है कि अगर आपके पास सिंगल कैश है तो वो कहाँ पे होती है? दरमियान में होती है।
लेकिन अगर आपके पास मल्टी लेवल कैश है, 3 लेवल कैश है, जैसे मेरे सिस्टम में 3 लेवल कैश है, ठीक है, तो वो इस तरह से कुछ उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी कि लेवल 1 की बेसिकली सीपीयू के क्लोजेस्ट होती है, उसके ऊपर ही होती है, और लेवल 2 की जो है वो लेवल 2 और लेवल 3 जो है वो उसके करीब होती है। अब अगर देखो ऊपर वाली डायग्राम में, तो आपके पास सीपीयू और कैश के दरमियान क्या ट्रांसफर हो रहा है, वर्ड ट्रांसफर हो रहा है, और मेन मेमोरी और कैश के दरमियान क्या ट्रांसफर हो रहा है, ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है। ये जो ब्लॉक है ना, ये मल्टीपल लोकेशंस को बना के एक ब्लॉक बनता है। ये आगे शायद डायग्राम, ये यहाँ पे आपको समझ आएगी कि ब्लॉक क्या है। तो वर्ड जो है वो छोटा है, ब्लॉक बड़ा है, ब्लॉक के अंदर वर्ड्स होते हैं। तो कैश में से वर्ड ट्रांसफर होगा सीपीयू के पास, क्योंकि सीपीयू के पास तो इतनी मेमोरी नहीं होती ना कि वो अपने पास इतना ज्यादा ब्लॉक सेव कर सके, तो वो वर्ड्स लेके जाता है। और जो मेन मेमोरी और कैश के दरमियान जो होता है वो ब्लॉक ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर का मतलब है कि ब्लॉक मूव होते हैं मेन मेमोरी से कैशे की तरफ, कैशे से मेन मेमोरी की तरफ, और क्योंकि ये ज्यादा होता है तो ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है ना। डाटा जितना ज्यादा होगा प्रोसेस स्पीड उतनी कम होगी ना। सेम इसी तरीके से कैश और सीपीयू के दरमियान वर्ड ट्रांसफर हो रहा है, छोटा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो स्पीड एज कम्पेयर टू ये ऑपरेशन, ये ट्रांसफर जो है वो स्लो होगा, और ये वाला ट्रांसफर क्या होगा, फास्ट होगा। तो नीचे वाली आपको देखें तो फास्टेस्ट जो है वो लेवल 1 की कैश में से होगा, और लेवल 3 का भी फास्ट होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू लेवल 1 जो है वो लेस फास्ट होगा। और सबसे जो स्लो है वो लेवल 3 की जो कैश है वो मेन मेमोरी के साथ अटैच है, तो इनमें आपस में जो ट्रांसफर है वो इस तरह से हो रही है। ठीक है, इस डायग्राम में किसी को कोई इशू? नो मैम। अब यहाँ पे ये बेसिकली कैश मेमोरी और मेन मेमोरी को डिस्क्राइब करें कि देयर इज रिलेटिवली लार्ज एंड स्लो मेन मेमोरी टुगेदर विद अ स्मॉल एंड फास्टर कैश मेमोरी। लार्ज होती है मेन मेमोरी और स्लो होती है, और कैश मेमोरी क्या होती है, स्मॉल होती है और फास्ट होती है। कैश कंटेन्स अ कॉपी ऑफ पोर्शंस ऑफ मेन मेमोरी। अभी थोड़ी देर पहले मैं, और बल्कि शुरू वाले लेक्चर से आपको बताती आ रही हूँ कि कैश के अंदर उसका अपना कोई डाटा नहीं होता, वो सारा डाटा कहाँ से आ रहा होता है, मेन मेमोरी में से आ रहा होता है। कॉपी होती है उस डाटा की जो कि मेन मेमोरी में पड़ा होता है, मेन मेमोरी से हट नहीं जाता, वो मेन मेमोरी में रहता है, लेकिन उसकी कॉपी कहाँ पे आ जाती है, कैश में आ जाती है। जब प्रोसेसर अटेम्प्ट करता है टू रीड अ वर्ड फ्रॉम मेमोरी, चेक इज मेड इफ, सबसे पहले वो कहाँ पे चेक करेगा, कैशे में चेक करेगा। दो चीजें होती हैं, कैश हिट HIT, और एक कैश मिस MISS। जब वो चेक करेगा ना कैशे में, पहले तो कैशे में चेक करेगा जब भी उसे डाटा चाहिए होगा। अगर कैशे में नहीं मिलता, सॉरी पहले ये करते हैं कि मिल गया, मिल जाता है, तो वर्ड किसको डिलीवर हो जाएगा, प्रोसेसर को। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैश हिट, कि कैश में उसने ढूंढा और उसको मिल गया। लेकिन अगर उसे नहीं मिला तो ये क्या होता है, कैश मिस होगा। तो अगर नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है वो मेन मेमोरी के पास जाएगा, मेन मेमोरी में वो ब्लॉक ढूंढेगा कहाँ पे है, उसे मिलेगा तो वहां से वो उठाएगा कुछ फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स, और उनको पहले कैशे में रखेगा, और फिर वहां से वो वर्ड जो है वो डिलीवर होगा किसको, प्रोसेसर को डिलीवर होगा। लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस होगा ना, कि शुरू में जो भी डाटा उसको चाहिए होगा, जाहिर सी बात है वो लाना तो मेन मेमोरी से ही पड़ेगा, तो एक दफा तो हो गई लाजमी। तो उसके बाद से तो वो फिर टाइम कम ही लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कैशे से इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये जो हमने पढ़ा था ना, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बार बार सेम रिपीटेटिव लोकेशंस को एक्सेस करना, तो व्हेन अ ब्लॉक ऑफ डाटा इज फेच्ड इनटू कैशे टू सेटिस्फाई अ सिंगल मेमोरी रेफरेंस, तो हम उस प्रिंसिपल की बेस पे ये कह सकते हैं कि जब वो कुछ लोकेशंस कुछ डाटा लेके आया था कैशे में, तो ये बात होगी कि फ्यूचर में उस सेम उसी डाटा की रेफरेंसिंग आएगी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखो उसको डाटा चाहिए था, उसने मेन मेमोरी से उठाया, कैशे में रख दिया, एक दफा तो उसको एक्सेस कर लिया। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पढ़ा है, फिनोमेना ऑफ रेफरेंस, फिनोमेना कह रही, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा अभी एक्सेस किया है प्रोसेसर ने एक दफा, फ्यूचर में वो उसको बार बार दोबारा से एक्सेस करेगा। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ, या नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है मेरी बात?
देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी क्या कहती है कि आपका जो प्रोसेसर है वो कुछ मेमोरी लोकेशंस को बार बार एक्सेस करेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे यही है कि वो जब ब्लॉक मेमोरी से कैशे में रखेगा, जो भी डाटा उसे पहली बार चाहिए तो वो मेमोरी से लेके आएगा, कैश में रखेगा, एक दफा तो उसे एक्सेस कर लिया। लेकिन उस प्रिंसिपल की वजह से हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि वो सेम डाटा को, सेम मेमोरी लोकेशंस को दोबारा से एक्सेस करेगा प्रोसेसर। ठीक है, तो ये बात हो रही है इस पॉइंट पे। उसके बाद L2 जाहिर सी बात है स्लो होती है L1 से और ज्यादा होती है। L1 क्योंकि प्रोसेसर के अंदर होती है तो फास्ट होती है और छोटी होती है। सबसे छोटा साइज L1 का होता है, सबसे बड़ा साइज L3 का होता है। सबसे फास्टेस्ट L1 होती है और सबसे स्लोएस्ट कैश में L3 होती है। ठीक है, 3 लेवल्स की कैश लगी होती है। उसके बाद कैश के ऑपरेशंस, सीपीयू रिक्वेस्ट करेगा कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट कैसे करेगा, एड्रेस जनरेट करेगा ना कि मुझे ये वाले मेमोरी कंटेंट्स चाहिए। फिर कैशे में चेक करेगा, कैशे में मिल गया तो ठीक है, कैशे से गेट कर लेगा, फास्ट होगा। अगर नहीं मिला तो कहाँ से लेके आएगा, मेन मेमोरी से लेके आएगा, कैशे में रखेगा। फिर कैशे से डिलीवर होंगे किसको, सीपीयू को। और कैश में क्या होता है, टैग्स होते हैं। देखो मेन मेमोरी में क्या होता है, ये मेन मेमोरी में ना ब्लॉक्स होते हैं। तो कैश में जाहिर सी बात है अगर वो वाला डाटा है तो कैश को भी तो कोई चीज चाहिए ना जिससे वो जरूरत, वो ये तो नहीं है कि कैश मेन मेमोरी में से सिर्फ डाटा उठा के लेके आएगा। सिर्फ डाटा उठा के लेके आएगा तो सीपीयू को क्या पता चलना है कि ये वही डाटा है या नहीं जिसको मैंने एक्सेस करना है। सीपीयू के पास तो एड्रेस होता है ना, डाटा थोड़ी होता है। डाटा तो नहीं मैच कर रहा होता ना, वो एड्रेस देख रहा होता है। तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म तो होगा ना कैश के अंदर जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि मेन मेमोरी में ये डाटा किस जगह पे पड़ा हुआ है या ये मेन मेमोरी का कौन से पोर्शन का डाटा है। तो वो बेसिकली किससे होता है, टैग्स होते हैं कैश के पास। तो मेरा ख्याल अभी के लिए बहुत है, अभी हम ले लेते हैं अटेंडेंस। तो इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका क्या है, क्विज है और मेकअप क्लास जो हमारी है मंडे को इंशाल्लाह उसमें। ठीक है, मैं आपको अटेंडेंस ले लेती हूँ आपकी। Yes, ma'am. एक मिनट में ना यहाँ पे डेट ऐड कर लूँ। 12 वाली क्लास तो हमारी मिस हो गई, आज जो ली हुई है 2020। ठीक है, ये कर देते हैं। और अच्छा ये इसको कर लेते हैं सेव। अच्छा आपको तो नजर नहीं आ रहा होगा अभी, नजर आ रहा है? ओके। अच्छा अब्दुल बसीर, आप लोगों की क्लास की है ना ये? हाँ आप लोगों की क्लास ही है। अब्दुल बसीर है? नहीं है। अदीबा सईद, सैयद सईद, क्या नाम है? नहीं है। No, ma'am. अमरा अरूज, ये तो देखी थी मैंने। प्रेजेंट मैम। ओके। अंजल अहमद, No, ma'am. बासित अली,
मैम ये प्रेजेंट था, अभी डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, बिलाल अब्बासी, नो मैम, बिलाल अहमद, नो मैम, फैजान मुर्तजा, प्रेजेंट। फराज सलीम, present, हैदर अली, हाफिजा, मैम हफीसा, प्रेजेंट है हैदर अली। मैम हैदर अली प्रेजेंट। हैदर, ओके हैदर अली प्रेजेंट है। ये हाफिजा ये प्रेजेंट है। यस मैम प्रेजेंट है हाफिजा हफीसा। हिना मुबीन, नो मैम, हुमा रियाज। पहले प्रेजेंट थी, अब नहीं है हिना। अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने आपकी ना सेम लगानी है दोनों क्लासेस की। पिछली क्लास में वो ले नहीं सके हम दोनों तो क्लास में थी मैं। हाँ, अगर पिछली क्लास में कोई था तो वो मुझे बता देना। हुमा रियाज, हुमा रियाज, मैम अभी तो नहीं है मैम। इकरा अबरार, चलेंगे मैं उनसे पूछ लूंगी। present, इकरा जावेद, मैम वो थी वो डिस्कनेक्ट हो गई है मैम, वो प्रेजेंट थी। इकरा कलीम, मैम उनकी लाइट का इशू है, इकरा कलीम। इकरा मुनीर, मैम वो भी प्रेजेंट थी। इकरा सबील, नो मैम वो नहीं। अब्दुल बसीर, किधर है ये? इर्तजा अली, प्रेजेंट है मैम। कोमल अफजल, प्रेजेंट मैम। नारेब, फरजाना, मलीहा गफूर, present ma'am, महनाज फारूक, present ma'am, मोहम्मद हारिस, मैम इसका भी लाइट का इशू है। ठीक है, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर नहीं है, नहीं है मैम। नेहा परवेज, निदा कियानी, प्रेजेंट मैम। मैम नेहा शायद पहले थी, अभी नहीं है। चले मैं ना पिछली क्लास का एक्चुअली उसमें पूछ लूंगी, ग्रुप में पूछ लूंगी। ठीक है। नूर अली, मैम प्रेजेंट। वैदुल्ला, नो मैम। सदफ जहूर, present, सज्जल मुबारक, साजिदा उस्मान, सना सगीर, सारा हदायत, मैम सना प्रेजेंट है, सना सगीर प्रेजेंट है मैम। सारा, सारा नहीं है। नहीं नजर आ रही। नो मैम। ओके, सैरिश खान, प्रेजेंट है वो मैम। थी अभी डिस्कनेक्ट हुई है। हाँ वो हो रही भी है। कनेक्ट हो गई। शाकरा फातिमा, शाकरा मैम वो पहले थी मेरे ख्याल में, अब नहीं है। मोहम्मद यासीन ये थे, सोनिया नईम, यस मैम वो भी थी, उनकी लाइट का इशू हुआ है। सुमेरा शाहीन, पता नहीं। सैयद मंसूर अली शाह, यस मैम। सैयद मोहम्मद अली नकवी, हैं नहीं है। ताहिरा आजम, मैम present प्रेजेंट है है। तलहा वजदान, ये भी थे आई थिंक। यस मैम। तथही जैनब, यस मैम प्रेजेंट। मजीहा फातिमा, मैम वो भी प्रेजेंट थी, उनका लाइट का इशू है शायद, अभी नहीं है। प्रेजेंट है वैसे। जैनब मंजर, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। जीशान हबीब, नो मैम वो नहीं नजर आ रहे। जुल्फिशा परवेज, नो मैम। यासिर, यासिर भी थे। ठीक है। तो ये लोग हैं और बाकी लोग नहीं हैं। ठीक है, ये मैं ग्रुप में पूछ लेती हूँ फिर पिछली क्लास में इनमें से कोई था या नहीं था। ठीक है। ओके Okay, फिर याद रखना है मेकअप क्लास है मंडे को। दूसरी बात के मेकअप क्लास में क्विज होगा, मैं अभी ग्रुप में भी बता देती हूँ ताकि जो लोग नहीं है उनको पता चल जाए।
उमर भी था, कौन से उमर? उमर कौन से? मोहम्मद उमर। कौन पे है ये? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।